बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेक्शंस ऑफ सीपीसी के बाद अब ऑर्डर्स ऑफ सीपीसी और ये क्योंकि 52 ऑर्डर्स हैं और एक ही लेक्चर में पॉसिबल नहीं है तो हर ऑर्डर के लिए एक एक लेक्चर रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी। और ऑर्डर 1 जो है वो पार्टीज टू सूट के हवाले से कि कौन कौन प्लेंटिफ हो सकता है, कौन डिफेंडेंट हो सकता है, क्या सारे प्लेंटिफ एक ही सूट फाइल कर सकते हैं, क्या सारे डिफेंडेंट एक ही सूट में इकट्ठे हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्लेंटिफ हैं जिन एक सूट में इकट्ठे हो सकते हैं और कौन कौन से ऐसे प्लेंटिफ हैं जो नहीं हो सकते, कौन से ऐसे प्लेंटिफ हैं जिनको अगर प्लेंटिफ के तौर पर शामिल ना किया जाए तो सूट पर क्या इफेक्ट हो सकता है, प्लेंटिफ किसी भी सूट पर किसी भी स्टेज पर ऐड हो सकता है या नहीं है, किसी भी प्लेंटिफ को अगर वो एक्स्ट्रा है नेसेसरी है तो उसे निकाला जा सकता है या नहीं जा सकता है, कंडक्ट ऑफ सूट क्या होता है, और इसी से रेलिवेंट बेशुमार सवालात जो कि आपके माइंड में अगर हैं आते हैं तो उन सारे सवालों का जवाब पार्टीज टू सूट के हवाले से सीपीसी ने बहुत अच्छे से एलेबोरेट किया है, जो कि ऑर्डर 1 है। इसके टोटल रूल 13 है और इट मीन्स कि ये 13 सवालों के जवाब देता है सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर 1। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है जी, प्लेंटिफ कौन कौन हो सकता है, कि क्या एक ही सूट में एक से ज़्यादा प्लेंटिफ ज्वाइंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो जवाब क्या है जी, ऑल पर्सनस में बी ज्वाइंट इन वन सूट एज अ प्लेंटिफ। तो सारे के सारे लोग ज्वाइन किए जा सकते हैं प्लेंटिफ के तौर पर किसी एक सूट में। अब सारे लोग से मुराद ये है तो नहीं हो सकता ना कि मतलब पूरी दुनिया के लोग जब भी सूट फाइल करेंगे तो वो सब मिलकर एक ही सूट फाइल कर देंगे, उसकी कुछ कंडीशंस है ना। तो कौन कौन से वो लोग हैं जो इकट्ठे मिलकर एक ही सूट फाइल कर सकते हैं। इन होम एनी राइट, वो लोग जिनके ऊपर कोई राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ और ट्रांजैक्शन और सीरीज ऑफ एक्ट्स और ट्रांजैक्शन इज एलाइज टू एग्जिस्ट। ऐसे तमाम लोग प्लेंटिफ के तौर पर एक ही सूट फाइल कर सकते हैं, वो जिनका कोई राइट या कोई रिलीफ वो क्लेम कर रहे हो किसी ट्रांजैक्शन के हवाले से या फिर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के हवाले से या कोई एक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन के हवाले से जो कि अलेज कर रहे हो वो एग्जिस्ट करता है। मतलब फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे एक गला मंडी की एग्जांपल ले लेंगे। गला मंडी में जो है वो कोई मर्चेंट आता है, वो सामान जो है वो सब लोगों को दे जाता है। तो अब उसने क्या किया, अब एक दुकानदार को दिया, दूसरे दुकानदार को, तीसरे दुकानदार को, चौथे दुकानदार को, वो उसने सामान दिया, पैसे लेके चला गया। फिर अगले दिन वो फिर आया, फिर सामान दिया, उसने पैसे लेके चला गया। तीसरे दिन उसने क्या किया, उसने कहा कि आप मुझे एडवांस पैसे दे दें और शाम तक आपको आपका माल पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 दिन से या 2 साल से लगा लें कि वो उनकी ट्रांजैक्शन चल रही थी, तो उसने उसको एडवांस पैसे दे दिए। अब वो क्या हुआ कि वो बंदा भाग गया, वो आया ही नहीं सामान लेके। तो अब जितने भी लोगों से वो पैसे लेके गया था, चूँकि उनके साथ वो सेम बिजनेस के बारे से वो काम कर रहा था, सेम ट्रांजैक्शन में काम कर रहा था, तो वो उन सब का सेम रिलीफ बनता है। आल्दो के अमाउंट सबकी चेंज हो सकती है, मतलब किसी के उसने 500 देने थे, किसी के 1000 देने थे, किसी के लाख, किसी के 10,000, तो वो अमाउंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन चूँकि क्लेम की नेचर जो है वो सेम है तो वो सारे के सारे प्लेंटिफ के तौर पर बनकर एक ही सूट फाइल कर सकते हैं, वेदर जॉइंटली, सेवरली और इन द अल्टरनेटिव। अब जॉइंटली से मुराद क्या है कि वो सारे के सारे मिलकर एक सूट फाइल करें, सेवरली मतलब अलग अलग भी वो फाइल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सब मिलकर एक ही सूट फाइल करें, अलग अलग भी कर सकते हैं। या फिर इन द अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब कि किसी के बिहाफ पर कोई और भी कर सकता है, जैसे कि वो बतौर एजेंट होते हैं या पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दे देता है तो वो भी फाइल हो सकता है सूट। वेयर इफ़ सच पर्सनस ब्रॉड सेपरेट सूट, जहाँ पर अगर वो सारे पर्सनस अलग अलग सूट फाइल करें, एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज, तो वहाँ पर कोई कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट अराइज होना चाहिए। अब फैक्ट क्या है कि जी उन्होंने पैसे दिए थे और उसे माल वो नहीं पहुँचा, मतलब उनकी ट्रांजैक्शन जो हुई थी वो कंप्लीट नहीं हुई। अब ला क्या कहता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में चले जाएं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये कहता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो दोनों पार्टीज़ का परफॉर्म करना चाहिए, जिस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई हैं, चाहे वो ओरली हुई है या फिर रिटर्न में हुई हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों अराइज हो गए हैं। तो अगर वो अलग अलग करेंगे तो भी यही क्वेश्चन ऑफ लॉ और यही क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बनेगा, और अगर वो इकट्ठे मिलकर करेंगे तो अभी सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ और सेम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बनेगा। तो फिर ऐसे पर्सन जो है उनकी अपनी चॉइस है कि वो चाहें तो सारे के सारे मिलकर एक सूट फाइल कर लें या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं। होप्स ओके क्लियर हो गया होगा। आगे है जी रूल 2 ऑर्डर 1 का। अब ये क्या कहता है
वेयर इट अपेयर्स टू द कोर्ट, अगर कोर्ट को ये लगता है दैट एनी ज्वाइंटर ऑफ प्लेंटिफ, कि अगर हमने ये सारे जो प्लेंटिफ जो इकट्ठे कर दिए हैं में एम्बेरस और डिले द ट्रायल ऑफ द सूट, तो ये सूट के ट्रायल को एम्बेरस करेंगे या फिर डिले करेंगे। मतलब डिले से मुराद कि वो एक प्लेंटिफ जो है वो पेश हो जाता है कोर्ट में, दूसरा नहीं होता, कोर्ट दूसरे के इंतज़ार में जो है वो पेशी दे देती है। अब अगली पेशी पे दूसरे वाला आ जाता है तो तीसरे वाला नहीं आता, तीसरे वाला आता है तो चौथे वाला नहीं आता। तो इस तरह अगर कोर्ट के ट्रायल में कोई मतलब डिफ़िकल्टी हो रही है तो फिर क्या हो सकता है, द कोर्ट में पुट द प्लेंटिव्स टू देयर इलेक्शन और ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स और मेक सच अदर ऑर्डर एज मे बी एक्सपीडियंट। तो फिर ये कोर्ट की डिस्क्रेशन है कि वो ऑर्डर कर सकती है कि भाई आप सब लोग अलग अलग ट्रायल करें, अलग अलग सूट फाइल करें, या फिर कोर्ट कोई और मुनासिब हुक्म भी जारी कर सकती है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट जो है वो उनको यही ऑर्डर करे कि आप अलग अलग सूट फाइल कर देना। कोर्ट ये भी उन्हें कह सकती है कि भाई अगली पेशी पर अगर आप सब सारे के सारे इकट्ठे ना मौजूद हुए तो सबके सबका सूट डिसमिस कर देगी। धमकी तो लगा सकती है ना, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए कोर्ट को, क्योंकि एक के राइट की वजह से दूसरों के राइट पर प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए। ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है और रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी यही है। अच्छा जी, खैर रूल 3 है जी, ऑल पर्सनस में बी ज्वाइंट एज डिफेंडेंट्स। अब पहले थे रूल 1 क्या कह रहा था कि सारे के सारे प्लेंटिफ इकट्ठे किए जा सकते हैं, और रूल 2 ने क्या कहा था कि अगर वो सारे के सारे प्लेंटिफ कोर्ट के डिले ट्रायल में डिले कर रहे हैं या कुछ एम्बेरसमेंट कर रहे हैं तो फिर वो कोर्ट उनको अलग अलग फाइल करने का भी कह सकती है। अब रूल 3 कहता है कि डिफेंडेंट भी सारे इकट्ठे हो सकते हैं। कब? ऑल पर्सनस में बी ज्वाइंट एज डिफेंडेंट्स अगेंस्ट whom एनी राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ और अराइजिंग आउट ऑफ द सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन और सीरीज ऑफ एक्ट्स और ट्रांजैक्शन इज अलेज टू एग्जिस्ट। सेम वही बात है कि अगर बहुत सारे डिफेंडेंट्स हैं जिनके अगेंस्ट, मतलब जैसे अभी वही ऊपर वाले एग्जांपल को दोबारा ले लेते हैं कि वहाँ हमने कहा था कि एक बंदे ने बहुत सारे लोगों को कोई माल दिया, कोई चीज़ प्रोडक्ट सेल की और उनसे पैसे वो लेता रहा। फिर उसने क्या किया, एडवांस में पैसे ले लिए और उनको उनकी वो प्रोडक्ट नहीं दी। तो वो बहुत सारे लोगों का क्लेम एक के अगेंस्ट हो गया। तो फिर उन्होंने सब ने मिलकर एक ही सूट फाइल कर दिया। अब यहाँ पर डिफेंडेंट है, अगर हम इस एक शख्स की जगह 10 लोग कर दें कि वो 10 लोगों का एक ग्रुप आता था और वो अलग अलग चीज़ें सेल करते थे या एक ही चीज़ सेल करके जाते थे, वो पार्टनरशिप के तौर पर काम कर रहे थे, फर्म के तौर पर या जैसे भी, तो वो सब लोग किसी को प्रोडक्ट सेल करते थे और उसके बाद वो लोग उनसे एडवांस पैसे लेकर चला गए। तो फिर यहाँ पर क्या हो सकता है कि उन सारे के सारे, वो 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, या जितने भी लोग हैं, उन सब के खिलाफ एक ही सूट फाइल हो सकता है। वो सबको एक ही सूट में डिफेंडेंट के तौर पर बुलाया जा सकता है। वेदर ज्वाइंटली, इन सब का ज्वाइंटली मतलब एक ही केस सूट में, सेवरली या फिर अलग अलग सूट में फाइल किया जा सकता है उन सब के खिलाफ, और इन द अल्टरनेटिवली या फिर वो अल्टरनेटिव के तौर पर भी। वेयर इफ सेपरेट सूट वर ब्रॉट अगेंस्ट सच पर्सन एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज। सेम वही बात है जो कि रूल 1 ने की है, लेकिन रूल 1 और 3 में फ़र्क यह है कि रूल 1 में प्लेंटिफ सारे इकट्ठे होंगे और रूल 3 में सारे डिफेंडेंट्स इकट्ठे एक ही सूट में हो सकते हैं अगर उन सबकी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो सेम है और उनका कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अराइज हो रहा हो। तो आगे जी रूल 4, जजमेंट में बी गिवन विदाउट एनी अमेंडमेंट। अब बगैर अमेंडमेंट के भी कोई जजमेंट दी जा सकती है। अब विदाउट अमेंडमेंट से मुराद के जैसे कि अभी रूल 2 की बात की गई थी कि अगर वो सारे के सारे प्लेंटिफ जो हैं वो डिले कर रहे हैं या कोर्ट के ट्रायल को एम्बेरस कर रहे हैं तो फिर कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि वो अलग अलग करें। अगर वो नहीं कर रहे हैं ऐसा और वो ट्रायल जो है वो स्मूथली चल रहा है तो फिर बगैर किसी अमेंडमेंट के, मतलब ना किसी डिफेंडेंट को निकाल ले ना किसी प्लेंटिफ को निकाल ले, जजमेंट जो है वो दी जा सकती है उन्हीं प्लेंटिफ के हक में या उन्हीं डिफेंडेंट के फेवर में या उन्हीं डिफेंडेंट के अगेंस्ट या उन्हीं प्लेंटिफ के अगेंस्ट। ठीक हो गया। आगे है जी रूल 5। रूल 5 क्या कहता है, इट शैल नॉट बी नेसेसरी दैट एवरी डिफेंडेंट शैल बी इंटरेस्टेड एज टू ऑल द रिलीफ क्लेम्ड इन एनी सूट अगेंस्ट हिम। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर डिफेंडेंट जो है वो इंटरेस्टेड हो सारे के सारे रिलीफ क्लेम में। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 10 लोगों के अगेंस्ट उसने सूट फाइल कर दिया एक प्लेंटिफ ने, अब उन 10 में से उसने क्या लिखा है कि जी मैंने जो फलां शख्स एक नंबर 1 वाला डिफेंडेंट है उससे मैंने 10,000 रुपये लेने हैं, नंबर 2 वाले से 5,000 लेने हैं, नंबर 3 वाले से 4,000 लेने हैं और टोटल मिला के उसने कोई 40-50 हज़ार का बिल बनाया हुआ है।
अब डिग्री अगर उसकी फेवर में हो जाती है और डिग्री होगी कि 50,000 जो है वो डिग्री हो गया प्लेंटिफ के फेवर में। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो 50,000 जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही डिफेंडेंट ने पे करना है, क्योंकि उनके अगेंस्ट जितना रिलीफ उनसे मांगा गया था उसी हिसाब से ही वो डिग्री होगा और वो उसी को ही पे करेंगे। बाकी सूट की डिग्री से उन बाकी डिफेंडेंट्स का कोई कंसर्न नहीं होगा। मतलब जिसने 5,000 देने हैं वो 5,000 ही देगा। ये नहीं होगा कि अगर प्लेंटिफ के हक में 50,000 की डिग्री हुई है तो 50,000 वो एक ही डिफेंडेंट देगा। जितने डिफेंडेंट्स हैं उनका जितना शेयर बनता है पे करने वाला वो उतना ही देंगे। नेक्स्ट है जी रूल 6, द प्लेंटिफ में एट हिज ऑप्शन। अब प्लेंटिफ जो है वो उसके ऑप्शन पे, मतलब उसकी मर्जी है, उसकी चॉइस है कि वो क्या करे, ज्वाइन एज सेम सूट और एनी ऑफ द पर्सन सेवरली or liable on any contract including exchange हुंडीज एंड promissory notes। अब प्लेंटिफ की चॉइस है कि वो सारे के सारे पर्सनस को एक ही साथ इकट्ठा कर ले, मतलब जो के सारे डिफेंडर्स को एक ही सूट मिले हैं जिनके साथ उसकी ट्रांजैक्शन चल रही थी या फिर उनका कोई एक्सचेंज के मामला था, मतलब जो लेन देन के मामला कह लें। हुंडीज क्या होती हैं कि जो एक कस्टमरी लॉ में कह लें कि वो जो हम एक बिल जो पुराने ज़माने में चलता था, अब तो खैर कम ही है इसका रिवाज, कि वो एक पर्ची के ऊपर वो नाम लिख के दे देता था या कोई चीज़ लिख के दे देता था कि फ़लाँ दुकानदार से जाओ और वो ये चीज़ ले आओ, तो वो सारा दिन में उसकी वो चीज़ें वो लेता रहता था और शाम को फिर उसका बिल बनता था और वो उतने पैसे उसको वो पे कर देता था। तो वो इस तरह की वो जो एक छोटी सी पर्ची लगा लें वो हुंडी है, क्योंकि वो पर्चियाँ दिखाता था कि भाई आपका इतना जैसे ये फॉर एग्जांपल आप चाय वाला ले लें, तो कि आप कोई चाय वाला है और आपका अपना ऑफिस है या कुछ भी है, तो आप जो है वो चाय वाले से आपने बात की हुई है कि सारा दिन में जितनी भी चाय जाएंगी तो उसका आपने रिकॉर्ड रख लेना कि भाई इतनी गई है। तो आप जब भी चाय लेने वाले को जाएंगे तो आप पर्ची में लिख देंगे कि भाई 1 कप चाय हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया या 10 कप दिन में आए, तो उनका बिल वो फिर वो 10 के 10 का इकट्ठा आपको शाम को दे देगा। अब अगर आपने नहीं दिया तो फिर उसकी चॉइस है कि वो आपको के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है उस चाय के कप के लिए। अब उसने दिन में कोई 10 लोगों को इस तरह चाय दी बतौर हुंडी, मतलब वो पर्चियाँ उसने लेता रहे और चाय देता रहा और 10 के 10 लोगों ने उसका बिल पे नहीं किया, तो अब ये उसकी चॉइस है कि वो 10 के 10 को एक ही सूट में ले आए या फिर 10 लोगों के खिलाफ अलग अलग केस फाइल करे। ठीक हो गया। एंड प्रोमिसरी नोट्स, प्रोमिसरी नोट्स क्या होते हैं, आपको पैसे चाहिए किसी से तो आपने क्या किया, पैसे या फॉर एग्जांपल मैं कह लेती हूँ कि मुझे पैसे चाहिए और मैंने किसी से कहा कि आप मुझे जो है वो इतनी अमाउंट दे दें, बदले में मैं आपको प्रोमिसरी नोट लिख देती हूँ। मतलब प्रोमिसरी नोट प्रॉमिस से है, ये एक प्रॉमिस वादा मैं करती हूँ कि मैं फ़लाँ डेट को आपके इतने पैसे दे दूँगी। ठीक हो गया, तो वो ये जो मैंने लिख के दिया ये प्रोमिसरी नोट है। इसके अलावा इसको प्रोनोट भी कहते हैं आम अल्फाज में, आपने लफ्ज़ अगर सुना होगा तो प्रोनोट क्या होता है, तो वो भी एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है। आगे है जी रूल 7, वेयर द प्लेंटिफ इज इन डाउट एज टू द पर्सन फ्रॉम होम ही इज इंटाइटल्ड to obtain redress, he may join 2 or more defendants in order that the question as to which of the defendants is liable and to what extent may be determined as between all parties। अब अगर प्लेंटिफ जो है वो इन डाउट में है, प्लेंटिफ को पता ही नहीं है कि किस पर्सन से उसने कितना ऑब्टेन करना है और किस के हवाले से कितना क्वेश्चन बनता है या कितनी हद तक लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में कोई 4 लोगों की पार्टनरशिप है और उसने प्लेंटिफ ने अग्रीमेंट उनके साथ कर लिया और अलग अलग टाइम पे किया, अलग अलग ट्रांजैक्शन में किया, लेकिन वो चूँकि चारों का इकट्ठा एक ही बिजनेस था, तो अब जो है वो प्लेंटिफ को डाउट में है कि कौन से वाले पार्टनर से उसने कितना क्लेम लेना है। तो फिर क्या है, वो जो है उसको क्या करेगा, 2 और उन सबको वो ज्वाइन कर लेगा। उसकी प्लेंटिफ की चॉइस है कि वो दोनों को 2 या 2 से ज़्यादा डिफेंडेंट है जो भी हैं वो उन सबको एक ही सूट में ले आएगा, ताकि क्योंकि जब वो एक ही सूट में आ जाएंगे तो फिर वो खुद ही आके बता देंगे कि उनका कितना कितना है। अगर वो नहीं बताते तो भी प्लेंटिफ का क्योंकि पूरा का पूरा क्लेम तो उसे बताया ना कि उसने कितना क्लेम लेना है, तो फिर वो कोर्ट डिटरमिन करेगी कि किस डिफेंडेंट से उसका कितना शेयर उसका वो बनता है और कितना नहीं बनता वगैरह। आगे जी रूल 8, वेयर देयर आर न्यूमरस पर्सनस हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन वन सूट, अगर एक से ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है एक ही सूट में, वन और मोर ऑफ सच पर्सनस में
अब उनमें से एक या एक से ज़्यादा लोग क्या कर सकते हैं, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की इजाज़त के साथ, सू और बी सूट। सू और बी सूट के में फ़र्क क्या होता है, सू जो सूट फाइल करने वाला और बी सूट जिसके अगेंस्ट सूट फाइल होता है, मतलब सूट में प्लेंटिफ आएगा और बी सूट में डिफेंडेंट आएगा, और मे डिफेंड इन सच सूट ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पर्सन सो इंटरेस्टेड। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर एक से ज़्यादा लोगों का, मतलब फॉर एग्जांपल हम क्या लेते हैं कि 10 प्लेंटिफ हैं एक सूट में और 20 डिफेंडेंट हैं, तो अब वो उनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा उन बाकी सबके बिहाफ पर कोर्ट की इजाज़त के साथ सू कर सकते हैं या फिर 20 सूट हो सकते हैं। मतलब ये कि जैसे कि आप आसान अल्फाज में वकील की एग्जांपल ले लेते हैं कि अब आप बतौर वकील हैं, आपके पास एक क्लाइंट आया और उसने कहा कि हम जो 10 लोग हैं और 10 लोग हम ये सूट फाइल करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर पेशी पे आएँ और यहाँ पर कोर्ट की पेशियाँ भुगतें और इतना टाइम अपना वेस्ट करें, क्योंकि जितना टाइम वो कोर्ट में लगाएंगे वो अपना क्लेम लेने के लिए वो करेंगे, इतने में उनका बिजनेस का लॉस होगा, इतना नुकसान उसको हो सकता है। तो फिर वो आप क्या उन्हें मशवरा देंगे कि भाई आप जो हैं वो सब मिलकर डिसाइड कर लें कि कोई एक बंदा जो आप सबके बिहाफ पर पेश होता रहे कोर्ट में और सारी प्रोसीडिंग को वो आपके बिहाफ पर रन करे। तो वो कहेंगे हाँ ये ठीक है। तो इसी तरह बतौर वकील आप भी एक से ज़्यादा लोगों का एक ही सूट फाइल करके और उसमें आप बतौर एडवोकेट मतलब उनको सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह डिफेंडेंट साइड से भी आप वकील हो सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं होता है ना कि आपके पास सिर्फ प्लेंटिफ वाला ही केस आएंगे, डिफेंडेंट वाला भी तो कोई आ सकता है ना। तो फिर डिफेंडेंट साइड से जब आपके पास कोई केस आएगा तो तब भी यही बात है कि आप सारे के सारे डिफेंडेंट के बिहाफ पर पेश हो सकते हैं और सब डिफेंडेंट में से किसी एक को भी कह सकते हैं कि वो सबके बिहाफ पर पेश हो सके, लेकिन उसके लिए कोर्ट की परमिशन लेना ज़रूरी है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, but the court shall in such case give at the plaintiff's expense notice of the institution of the suit to all such persons either by personal service or where from the number of persons or any other such cause such service is not reasonably practiced by public advertisement as the court in each case may direct। लेकिन कोर्ट जो है वो परमिशन देने से पहले प्लेंटिफ के एक्सपेंसेस पर नोटिस करेगी बाकी सारे के सारी पार्टीज़ को कि भाई ये जो बंदा है वो बाकी सबके बिहाफ पर पेश होना चाहता है, ताकि अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो वो आके रेज कर सके। लेकिन अगर वो नोटिस सर्व नहीं हो सकता किसी भी वजह से, तो फिर पब्लिक एडवर्टाइजमेंट मतलब अखबार में इश्तिहार लगाया जाएगा कि ये जो पर्सन है इस केस में इन सब के बिहाफ पर पेश होना चाहता है। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आके कोर्ट में बताए। अगर कोई नहीं ऑब्जेक्ट करता है तो फिर प्लेंटिफ उस एक प्लेंटिफ को कोर्ट सबके बिहाफ पर अपॉइंट कर देगी। ठीक हो गया। आगे जी, रूल 9, नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय रीजन ऑफ द मिस जेंडर और नॉन जेंडर ऑफ पार्टीज। अब कोई भी सूट इस वजह से डिफीट नहीं होगा कि उसमें जो है वो मिस जेंडर या नॉन जेंडर हो गया पार्टीज का, मतलब कोई ऐसी पार्टी जो कि उसको पार्ट केस में शामिल होना चाहिए था लेकिन वो नहीं है, और नॉन जेंडर मतलब किसी को केस के अंदर होना नहीं चाहिए था और उसको आपने ऐड कर दिया। एंड द कोर्ट में इन द मैटर in controversy so far as regard the rights and interest of the parties actually before it। और जो कोर्ट जो है वो जो भी कंट्रोवर्शियल मैटर है उसके राइट्स या इंटरेस्ट के हवाले से जो कि एक्चुअली बिफोर इट है उसको कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर जब मिस जेंडर और नॉन जेंडर है ना, ये याद नहीं रहते, मतलब दोनों का कंसेप्ट बहुत सारे लोगों को होता है लेकिन भूल जाते हैं कि मिस जेंडर कौन सा है और नॉन जेंडर कौन सा है। अब मिस से मुराद है आप जैसे कहते हैं ना किसी को मिस कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसा शख्स जिसकी आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है कि वो आपके साथ होना चाहिए लेकिन वो नहीं है, तो फिर इस तरह के शख्स को हम क्या कहते हैं, मिस कर रहे होते हैं। तो वही उस मिस से आप याद रख लें कि उसको हम याद कर रहे हैं, वो हमारे पास हो लेकिन वो नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, मिस जेंडर मतलब ऐसा प्लेंटिफ या ऐसा डिफेंडेंट जिसको उस दावे में सूट में होना चाहिए था लेकिन वो नहीं है। अब नॉन जेंडर क्या है, जिसको आपने गलती से ज्वाइन कर दिया, जिसको होना ही नहीं चाहिए था वहाँ पर, तो वो जो है ना उसको आपने ज्वाइन कर लिया तो फिर वो नॉन जेंडर हो जाएगा। ठीक हो गया। होप सो कि इस तरह से आपको याद रखेगा। इन दोनों में से किसी एक का भी आप कीवर्ड याद कर लेंगे, कंसेप्ट याद कर लें, तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसके अपोजिट ही है। मिस जेंडर से जिसको होना चाहिए था और वो नहीं है, और नॉन जेंडर जिसको नहीं होना चाहिए था लेकिन वो है। आगे है जी 10, वेयर सूट हैज़ बीन
where a suit has been instituted in the same of the name of the wrong person as plaintiff, or where it is doubtful whether it has been instituted in the name of the right plaintiff, the court may at any stage of the suit, if satisfied that the suit has been instituted through a bona fide mistake and that it is necessary for the determination of the real matter in dispute, so to do in order any other person to be substituted or added as a plaintiff upon such terms as the court thinks just। अब ये 110 जो बड़ा मशहूर रूल है ऑर्डर है, और इसका जो मोस्टली अगर आप सिविल केसेस को देखें तो सिविल केस सूट में ऑलमोस्ट हर सूट में 110 की एप्लीकेशन लाजमी आती है। ऑर्डर 1 रूल 10 जिसमें आपके डिफेंडेंट को ऐड किया जा सकता है, बल्कि प्लेंटिफ को भी ऐड किया जा सकता है जो कि नेसेसरी पार्टी है या फिर प्रॉपर पार्टी है, और उसको ऐड करना ज़रूरी है और किसी भी वजह से वो नहीं ऐड हुआ और ये एट एनी स्टेज पर अगर बोनाफाइड मिस्टेक है, मतलब किसी ने जानबूझकर ही उसको ऐड नहीं किया तो फिर नहीं, लेकिन अगर उसने उसे पता ही नहीं था कि उसको ऐड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था तो उसने नहीं किया, तो फिर कोर्ट जो है किसी भी स्टेज के ऊपर उसको ऑर्डर कर सकती है कि वो उस प्लेंटिफ के तौर पर या फिर डिफेंडेंट के तौर पर पार्टी को ऐड कर दे या फिर सब्सटीट्यूट कर दे। मतलब अगर नॉन जेंडर है तो उसका मिस जेंडर हुआ है तो वो अगर उसको एडिशन डिलीशन किसी भी स्टेज पर हो सकती है। रूल 2 है सब रूल 2 है जी 10 का। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, कोर्ट किसी भी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग पर इधर अपॉन और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ इधर पार्टी, चाहे तो प्लेंटिफ किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन पर या फिर बिना एप्लीकेशन के भी, मतलब सू मोटो भी कोर्ट कर सकती है। एंड ऑन सच टर्म्स एज मे अपेयर टू द कोर्ट टू बी जस्ट, जो कि कोर्ट को मुनासिब लगती हैं। ऑर्डर दैट द नेम ऑफ एनी पार्टी इम्प्रॉपरली ज्वाइंट, कि कोई नाम किसी भी पार्टी का इम्प्रॉपरली ज्वाइंट हो गया है, वेदर एज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, चाहे प्लेंटिफ के तौर पर या डिफेंडेंट के तौर पर, स्ट्रक आउट तो उसको वो निकाल दे, मतलब अगर गलती से ज्वाइन हो गया तो फिर उसको डिलीट कर सकती है, स्ट्रक आउट कर सकती है। एंड दैट द नेम ऑफ पर्सन हु ऑट टू बी हैव बीन ज्वाइंट वेदर एज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हुज प्रेजेंस बिफोर द कोर्ट में बी नेसेसरी इन ऑर्डर टू इनेबल द कोर्ट। अब अगर कोई ऐसा शख्स है जिसकी प्रेजेंस जो है वो कोर्ट में नेसेसरी थी, unless as may be the plaintiff thinks fit effectually and completely to adjudicate upon and settle all questions involved in the suit be added। अब सिवाय इसके कि प्लेंटिफ जो है वो मुनासिब समझता है कि इफेक्चुअली या फिर कम्प्लीटली के एडजुडिकेट किया जाए या सेटल किया जाए तमाम क्वेश्चंस को जो कि इन्वॉल्व हैं इस सूट में। मतलब ये है कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो कि उस सूट में ऐड होना चाहता है तो फिर सबसे पहले ये देखा जाएगा कि वाकई वो नेसेसरी या प्रॉपर पार्टी है या नहीं है, तो फिर उसको ऐड किया जाएगा। नो पर्सन रूल 310 का नो पर्सन शेल बी एडेड एज प्लेंटिफ सुइंग विदाउट अ नेक्स्ट फ्रेंड और एज द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ प्लेंटिफ अंडर एनी डिसेबिलिटी विदाउट हिज कंसेंट। कोई भी शख्स जो है वो ऐड नहीं किया जाएगा प्लेंटिफ के तौर पर बगैर नेक्स्ट फ्रेंड के या उसकी इजाज़त के। कौन सा शख्स जो कि डिसेबल है तो फिर विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड की कंसेंट के उसको ऐड नहीं किया जा सकता है। रूल 4 है वेयर सब रूल 4 वेयर अ डिफेंडेंट इज एडेड, जहाँ पर डिफेंडेंट को ऐड कर दिया जाएगा द प्लेंट शेल कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट टू बी अमेंडेड in such manner necessary and amended copies of the summons and oath shall be served on the new defendant and if the court on the original defendant। अब ये कोर्ट के ने उस जिससे ही किसी डिफेंडेंट को ऐड किया जाएगा तो फिर प्लेंटिफ क्या करेगा, कोर्ट के डायरेक्शन पर प्लेंट का अमेंड करेगा। अमेंडेड प्लेट में उस नए डिफेंडेंट का नाम लिखेगा और फिर उसकी अमेंडेड प्लेट की कॉपीज़ जो है वो उस नए डिफेंडेंट को सर्व करेगा, और अगर कोर्ट कहेगी तो फिर वो ओरिजिनल डिफेंडेंट को, मतलब जो पहले वाले डिफेंडेंट है उनको भी दे दी जाएगी ताकि उनके नॉलेज में आ जाए कि नया डिफेंडेंट आ गया है। सब रूल 5 है जी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द 9 ऑफ 1908 सेक्शन 22 द प्रोसीडिंग एडेड एज डिफेंडेंट शैल बी डीम्ड टू सर्विस ऑफ द समन। अब जितने भी वो जो भी प्लेंटिफ ऐड किया जाएगा या डिफेंडेंट ऐड किया जाएगा तो फिर उसको समन सर्व किया जाएगा ताकि उसकी नॉलेज में आ जाए कि वो जो है आपने इस कोर्ट में बतौर डिफेंडेंट पेश होना है। रूल 11 ऑर्डर 1 द कोर्ट में गिव द कंडक्ट ऑफ द सूट टू सच पर्सन एज इट डीम्स। अब कोर्ट जो है
सूट का कंडक्ट देगी उस पर्सन को जो नया ऐड किया गया है, जो कोर्ट के मुनासिब लगता है। अब कंडक्ट ऑफ द सूट से मुराद क्या होता है? कंडक्ट ऑफ द सूट कहते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग को, मतलब कोर्ट की जो स्टेजेस ऑफ सूट हैं वो सारी की सारी उस कंडक्ट ऑफ द सूट में आ जाती हैं। अब कोर्ट की स्टेज, अब अगर एक प्लेंटिफ जो है सॉरी डिफेंडेंट अगर ऐड किया गया है ऐसी स्टेज के ऊपर जहाँ पर कोर्ट जो है वो जजमेंट देने जा रही थी और जजमेंट से पहले किसी डिफेंडेंट को ऐड कर दिया गया है, तो फिर अब कोर्ट यह डिसाइड करेगी कि उस डिफेंडेंट को वहीं से कंटिन्यू कर किया जा सकता है या फिर दोबारा पूरा प्रोसीजर होगा। दोबारा से मुराद कि उस एक डिफेंडेंट को जो कि वहाँ पर कोर्ट में नहीं है, क्योंकि वो डिफेंडेंट के तौर पर आया, तो फिर उसको बुलाया जाएगा, तो उसको समन किया जाएगा। वो समन के बाद कोर्ट में पेश होता है या नहीं होता, तो फिर अगर वो पेश होगा तो फिर उसको डिफेंस का मौका दिया जाएगा, वो अपना रिटन स्टेटमेंट देगा। फिर उसको एविडेंस का भी मौका दिया जाएगा, वो उसकी एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी, कोर्ट उसके हद तक इश्यूज फ्रेम करेगी और फिर एक तरह से पूरा का पूरा ही ट्रायल दोबारा चल जाएगा। लेकिन वो जो पहले से चल चुका है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, उस सिर्फ एक डिफेंडेंट की हद तक वो ट्रायल जो है वो प्रोसीड किया जाएगा। लेकिन ये कोर्ट की डिस्क्रेशन है कि वो उस सूट को कंडक्ट करवाती है पूरा का पूरा, या वहीं से कोर्ट उसको कंटिन्यू कर सकती है या नहीं कर सकती, वो फिर हालात वाक़यात के हिसाब से देखा जाता है। Rule 12 है जी, where there are more plaintiffs than one, any one or more of them may be authorized by any other of them to appear, plead or act for such other in any proceeding, and in like manner where there are more defendants than one, any one or more of them may be authorized by any other of them to appear, plead or act for such other in proceeding। जहाँ पर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हो तो फिर उनमें से कोई एक जो है वो ऑथराइज कर सकता है बाकी सबको कि वो उसके बिहाफ पर भी अपेयर हो, प्लीड करे या प्रोसीडिंग जो है वो उसको इनिशिएट करे या परसू करे उस केस को। रूल 12 का सब रूल 2 है, द अथॉरिटी शेल बी इन राइटिंग साइंड बाय द पार्टी गिविंग इट एंड शेल बी फाइल्ड इन कोर्ट। अगर कोई किसी के बिहाफ पर पेश होता है तो फिर वो उसकी राइटिंग में साइन करेगा और फिर उसमें रिटन, मतलब जिस तरह पावर ऑफ अटॉर्नी होता है ना, तो वो उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देगा कि वो उसके बिहाफ पर पेश हो सके बाकी प्लेंटिफ्स के। लास्ट रूल है इसके जी, रूल 13, ऑल ऑब्जेक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन जेंडर और मिस जेंडर ऑफ द पार्टीज शेल बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी and in all cases where issues are settled at or before such settlement, unless the ground of objection has subsequently arisen and any such objection not so taken shall be deemed to have been waived। अब वो कहता है कि तमाम ऑब्जेक्शन जो भी हैं नॉन जेंडर या मिस जेंडर के ग्राउंड के हवाले से तो वो एट अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे लेने चाहिए ताकि जहाँ पर इश्यूज सेटल हो सके, मतलब इश्यूज फ्रेम होने से पहले पहले ही इस तरह का कोई ऑब्जेक्शन है कि किसी पार्टी को मिस जेंडर का इशू है या नॉन जेंडर का, तो वो पहले ही बताना चाहिए। सिवाय इसके कोई ऑब्जेक्शन ऐसा है जो कि सब्सिक्वेंटली ही अराइज हुआ है, बाद में अराइज हुआ है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स एक मर जाता है तो फिर मरने का वो मरा ही बाद में है, तो फिर उसके अब जो लीगल हेयर्स हैं वो बतौर डिफेंडेंट के तौर पर आएंगे, वो अल्टरनेटिव डिफेंडेंट के तौर पर आएंगे, तो फिर उनके हवाले से भी उनके नाम अमेंडेड क्लेंट आती है, उनको नोटिस किया जाता है और सारा प्रोसीजर चलाया जाता है। तो फिर तो वो होगा, या फिर कोई ऐसा जो ऑब्जेक्शन है जो कि पहले नहीं लिया गया तो फिर वो समझा क्या जाएगा कि वो वेव कर दिया गया, मतलब उन्होंने उस ऑब्जेक्शन को छोड़ दिया तो बाद में वो नहीं ले सकते। अलबत्ता कि अगर वो बाद में ही क्वेश्चन अराइज होता है तो फिर तो ऑब्जेक्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। आगे ऑर्डर 2 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं और थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।